दुर्गा ले रही है चुन चुन कर बदला। उन सभी लोगों को टारगेट कर रही है जिन्होंने किसी न किसी रूप में किसी न किसी महिला के साथ गलत किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है दुर्गा एक बदले की आग, और इस कहानी में दुर्गा लगातार बदले ले रही है। तो दोस्तों, आज के इस पार्ट में भी दुर्गा एक महिला का बदला लेगी। जानते हैं किस प्रकार से। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। मुझे यहाँ के बारे में क्या पता। तब साहब दुर्गा मंदिर चले, बहुत पवित्र मंदिर है, दर्शन हो जाएंगे माता जी के। नहीं, कहीं और चलो। तो साहब काली मंदिर, दुर्गा मंदिर ही चलो। हवलदार सकपका गया। क्या साहब, आप भी? क्या सच में दुर्गा मंदिर? अर्थात उसे समझाते हुए प्रभु बोला, दुर्गा के घर ले चलो। क्या? हवलदार चौंक गया। अबे चौंक काहे रहे हो? दुर्गा के परिवार वालों से मिलना है, चलो। जी साहब। और गायकोंडे गाड़ी को दुर्गा के गांव की तरफ मोड़ लेता है। गांव में एक बार पुनः पुलिस की गाड़ी दाखिल हुई तो गुस्साए लोगों में से एक दो ने पत्थर फेंका। जब गायकोंडे गाड़ी रोककर बाहर निकलना चाहा तो प्रभु ने उसे रोक दिया। रहने दो गायकोंडे, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। गाड़ी दुर्गा के घर की तरफ ले चलो। दुर्गा के घर पहले से ही पता चल चुका था कि पुलिस आ रही है। उसके पिताजी घर के बाहर ही उन्हें खड़े मिल गए। अब क्या चाहिए आपको? मेरी बिटिया को हैवान तो बना दिया इस समाज ने। चेहरे पर दुनिया भर का बोझ झलक रहा था। आंखें सूजकर मोटी मोटी हो गई थी। दरोगा प्रभु दुबे ने उन्हें अपने पास बिठाया और बोला, देखिए शर्मा जी, अब निकल गए समय को पीछे तो मैं ला नहीं सकता, पर इतना वादा जरूर करता हूँ, अब आपकी दुर्गा के हाथ से कोई जान नहीं जाएगी और मैं सही सलामत उसे क्राइम की दुनिया से वापस लाऊंगा। शर्मा जी प्रभु को ध्यान से देखते हैं तो हवलदार गायकोंडे उन्हें बताते हैं कि ये हमारे नए दरोगा साहब हैं। कुछ जानना चाहता हूँ मैं आपकी दुर्गा के बारे में। दुर्गा की मानसिकता अच्छे और बुरे के प्रति कैसी थी? साहब, वो बचपन से ही ऐसी ही थी। उसे गलत बिल्कुल पसंद नहीं था। आए दिन वो मारपीट करके आती थी, पर वो मारपीट किसी न किसी गलत वजह से ही करती थी। उसके सामने कोई गलत करना तो दूर, सोच भी नहीं सकता था। अक्सर वो हमें कहा करती थी कि अगर कुछ करो तो ऐसा करो कि जमाना याद रखे। कहते कहते शर्मा जी रोने लगे। हमें नहीं पता था कि वो इस तरह आक्रामकता के जाल में फंस जाएगी। मैं कितना कहती थी कि उसे शहर पढ़ने मत जाने दो, मत जाने दो, पर उस पवन के चक्कर में मेरी बेटी सूली पर चढ़ गई। रोते हुए दुर्गा की माँ जी अंदर से किवाड़ के पास से बोली, और कोई बात जो दुर्गा को वापस लाने में मदद करे? नहीं साहब, और कुछ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम क्या करें। क्या दुर्गा इतने दिनों में कभी भी आपसे मिलने आई? नहीं साहब। कोई भी हाल समाचार? नहीं साहब। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अगर दुर्गा की कोई खबर मिले तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम नहीं चाहते कि दुर्गा का दमन जारी रहे। प्रभु दुबे कुछ और सवाल जवाब करने के बाद वहां से चले गए, पर उसका दिमाग वहीं उलझा हुआ था कि सच में दुर्गा किस दिन मिलने नहीं आई, या कोई समाचार नहीं, कोई खबर नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर शर्मा जी झूठ बोल रहे हैं। प्रभु का दिमाग अब चलने लगा और एक नतीजे पर पहुंचा। पवन बिहारी की कल रैली है ना, जगजीवन समाज पार्टी की। प्रभु गायकोंडे से बोला। हाँ साहब। क्या लगता है वो पवन बिहारी पर हमला बोलेगी? पता नहीं साहब, इतनी भीड़ में तो संभव नहीं। वाह, तुमने तो सही कहा। वो किसी गिरोह की मुखिया नहीं है और ना ही डाकू की सरदारनी की भीड़ में हमला बोल दे, पर हमें तैनात तो रहना ही होगा। शायद आ जाए तो। ठीक है साहब, हम तैयार रहते हैं। ठीक है। चप्पे चप्पे पर सादे लिबास में पुलिस बिछा दो। देखते हैं वो प्रभु दुबे से बचकर कहाँ जाएगी। क्या समाचार बटोर कर लाई है राशि? दुर्गा झूले पर बैठी थी और अपने हाथों के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही थी। दीदी, ये लड़की सच बोल रही है, राशि बोली, और इसकी बहन के साथ अत्याचार हुआ है और पुलिस ने केस भी दर्ज हुआ। बाद में सब रफा दफा हो गया और अभी बात यहाँ तक मिली है कि
इसकी बहन का पति अब दूसरी शादी करने जा रहा है। बढ़िया, दुर्गा मुस्कुराते हुए बोली। अच्छी जानकारी लाई हो तुम। शाबाश, बहुत खूब राशि। अब तुम बताओ पिंकी, ये बताओ इसके जीजाजी की क्या खबर लाई हो। लड़का प्राथमिक पाठशाला का मास्टर है दीदी। अपने गांव के पास वाले गांव में ही पढ़ाता है। चरित्र का बहुत ही गंदा आदमी है वो। एक ही दिन में ये कैसे पता कर लिया तुमने? दुर्गा बोली। दीदी मेरी आंखें किसी कैमरे से कम नहीं है जो एक बार देखकर पता लगा लेती हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है। मैंने उसके स्कूल में देखा, उसकी नज़र तो वहाँ की साथ में पढ़ने वाली टीचरों के लिए भी खराब थी। दीदी पिंकी सच बोल रही है। तभी वो लड़की बोली, वो चरित्र का सच में खराब है। ये हमें शादी के बाद पता चला था। उसकी नज़र शादी के दिन भी ठीक नहीं थी। पत्नी को देखने की अपेक्षा वो दूसरी लड़कियों को देखे जा रहा था। ठीक है, अब आगे बोल पिंकी। दीदी, हर रविवार को छुट्टी के दिन बाबू हीरो बनकर अपनी होने वाली पत्नी को लेकर घूमने निकलते हैं। कुछ खरीदारी करेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे। फिर किसी पार्क में बैठकर बातें करेंगे और फिर बाद में उसे उसके गांव के चौराहे पर छोड़ देंगे। वाह, बड़ा आशिक मिजाज है ये तो। दुर्गा बोली। इस रविवार को फिल्म देखने की योजना है। वाह, शानदार, बहुत बढ़िया। ये रविवार उसकी आखिरी फिल्म होगी। दुर्गा घुर्राई। बहुत हो गया उसका ये रासलीला करना। अब तू बता लड़की। दुर्गा उस लड़की से बोली। खुद बदला लेगी या पूरे समाज के सामने नंगा करना है उस कमीने को? दीदी, उसे और उसके बाप को पूरे गांव के सामने जलील करना है और पूरे सबूत के साथ पुलिस में देना चाहती हूँ। ये ठीक है, दुर्गा बोली। ठीक है फिर, योजना बनाओ तुम लोग, कैसे क्या करना है। मैं भी तो देखूं तुम लोग आखिर कर क्या सकती हो अपने खुद के लिए। दीदी, मैं क्या करूं? वो लड़की बोली जिसका नाम था ममता। देख ममता, करना तो तुझे ही है। हम तो बस तेरा साथ देंगे और याद रखना, गुनाह तो मैं करने नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह किसी और की भी ज़िंदगी खराब हो। बस मैं चाहती हूँ इस समाज में सभी स्त्रियों को भी सम्मान से जीने का हक मिले, उन्हें कोई गलत नज़र से ना देखे। तभी राशि और पिंकी वहाँ आई और चेहरे पर मुस्कान लिए बोली, दीदी योजना तैयार है। कब अमल करना है आप ही बता दो। वाह, बड़ी जल्दी दिमाग चला दिया तुम दोनों ने। क्या योजना है, जरा बताओ हमें भी। फिर पिंकी ने दुर्गा को उसकी योजना बताई। सुनकर दुर्गा हंसने लगी। वाह जी वाह, क्या कमाल की तरकीब निकाली है तुम दोनों ने। ये योजना इस रविवार को अमल में लाया जाएगा। और सभी ठाके मारकर हंसने लगी। और तभी ममता ने राशि के हाथों में कुछ पैसे दिए जो एक प्लास्टिक की थैली में थे। ये क्या है ममता? मेरे पापा ने दिए हैं 20,000 रुपये। पर क्यों? तभी दुर्गा ने ममता को एक जोरदार तमाचा लगाया। हमें किराए का गुंडे समझ कर आई हो क्या? माफ़ करना दीदी, मुझे। ममता रोने लगी। मैंने ये समझ कर नहीं दिया। तो फिर? राशि बोली। दीदी आप सभी और राशि के घर वाले किस तरह से हमारी देख रेख में हैं। आखिर खाने पीने के लिए भी तो पैसे लगते हैं ना। और कोई लुटेरे तो है नहीं। राशि, पिंकी और दुर्गा ये सोचकर सच में अचंभित हो गई। उसके दिमाग में ये बात पहले नहीं आई। राशि का भाई अकेला सब इंतजाम कर रहा है और अब हमें अपनी जगह भी तो बदलनी है। पैसे तो चाहिए। मुझे माफ़ करना ममता, दुर्गा बोली। मैंने गुस्से में तुम्हें मार दिया। चल आजा, एक झप्पी दे दे। दोबारा तो नहीं मारोगी ना? बहुत तेज मारती हो। तभी हाँ हाँ करके सब हंसने लगे। जुलूस निकल रहा था जगजीवन समाज पार्टी का। गाड़ी पर सबसे बड़े बड़े नेता, उसके प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और एक दो विधायक, और बीच में पवन बिहारी भी था। सभी के गले में मोटे मोटे फूलों की माला थी। नारे लगाए जा रहे थे। माइक में जिंदाबाद जिंदाबाद बोला जा रहा था। इस शहर का एक ही नारा था। इस शहर का एक ही नारा, सत्ता पार्टी आए ना दोबारा। एक एक पे सब पे भारी, अपना नेता पवन बिहारी। इस तरह गाजे बाजे के साथ रैली अपने चरम पर थी। बीच बीच में चौराहों पर पवन बिहारी का छोटा छोटा भाषण भी होता था, जिसमें उसका मुख्य मुद्दा नारी शक्ति ही था। दुर्गा को बचाएंगे, घर वापस लाएंगे। क्या ये सच था?
क्या जनता सब कुछ जानती थी? क्या पवन बिहारी का यही रूप था? शायद नहीं। पर राजनीति बहुत गंदी चीज होती है। क्या क्या नहीं करवा दे। जिस पवन पर भरोसा करके दुर्गा और राजीव ने समाज के लिए अच्छे ख्वाब देखे थे, आज पवन अकेले खुद के स्वार्थ के लिए गलत रास्ता चुनकर साम दाम दंड भेद जैसा भी हो, एमएलए की सीट उसको चाहिए थी। इस रैली में किसी भी तरह का कोई लफड़ा नहीं हुआ। सब कुछ शांति से निपट गया। कोई शोरगुल नहीं, कोई हंगामा नहीं। जनता को पवन बिहारी भा गया था और उसका इस बार विधायक बनना तय था। दुर्गा के लिए आवाज उठाना, मौके का फायदा उठाना उसे अच्छी तरह से आता था। उसने रैली में दुर्गा के घर वालों को सामने लाया, खूब सभाएं की। हर एक सभा में दुर्गा मेरी बहन है, दुर्गा को हम वापस लाएंगे। इन्हीं सब बातों को बोल बोल कर वो जनता के सिर पर बैठ गए थे। उसने एक नया पोस्टर लगवा रखा था शहर की सभी दीवारों पर। दुर्गा तुम वापस आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। रैली खत्म करके पवन अपने साथियों के साथ अपने ऑफिस में आया और वहां पर सबका जलपान हुआ। पवन अपने वादे के हिसाब से अभी तक अपने घर नहीं गए थे और उसने अपने कार्यालय में ही अपना घर बना लिया था। ये कहना उचित होगा कि उसने वह एक नया घर बनवाया था जिसमें एक ऑफिस था। जब सभी लोग चले गए तो पवन आराम करने के लिए के अभिप्राय से अपने कमरे में गए। बाहर दो प्राइवेट सुरक्षाकर्मी और एक हवलदार था। पवन को किसी भी प्रकार का भय नहीं था। उसके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। उसने मोबाइल का चार्जर अपने कमरे में ढूंढा पर वो उसको वहां नहीं मिला। फिर वो ऑफिस में गया। जैसे ही उसने ऑफिस का दरवाजा खोला, वो अंदर देखकर दंग रह गया। खबरदार, अगर तुमने जरा सा भी हिलने की कोशिश की तो तुम। पवन चौंक गया। आवाज राजीव की थी, जिसने प्रशांत को बंधक बना रखा था। ये क्या कर रहे हो राजीव? पवन दहाड़ा। ये बहुत गलत है। तुम यहां से बचकर नहीं जा सकती। मुझे परवाह नहीं है पवन जी, राजीव चीखा। मैं तो इस जाहिल को ये बताना चाहता था कि जिसके साथ मैं 3 साल रहा वो मेरा नहीं हुआ तो तेरा क्या होगा। हम मौत के साथ लिए घूम रहे हैं पवन। तुम अपनी कहो। अगर प्रशांत या खुद को जिंदा देखना चाहते हो तो अपना जुर्म कबूल कर लो। ये संभव नहीं है राजीव, पवन बोला। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं राजीव, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। कुछ भी कर सकता हूं मैं, राजीव घुर्राया। जल्दी से बताओ, नहीं तो खोपड़ी तोड़ दूंगा मैं। तुम बेवजह हमसे दुश्मनी मोल ले रहे हो। मेरा कसूर बस इतना सा था कि मैंने दुर्गा को उकसाया अपने फायदे के लिए, उसे किडनैप करवाया अपने फायदे के लिए। और उसे कोई और ले उड़ेगा, ये हमें नहीं पता था। झूठ, सफेद झूठ बोल रहे हो तुम पवन। सच सच बताओ, मुझे आज सब सुनना है। पवन बिहारी डर गया था। जान किसको प्यारी नहीं होती। हाँ, मैंने ही किडनैप करवाया था। मैं जज से मिला हुआ था और मैंने उन्हें बताया था कि कुछ दिन के लिए उसे अगवा करके रख सकते हो। पर मुझे नहीं पता था कि उसका बेटा इतना खूंखार निकलेगा। तड़ाक तड़ाक दो तमाचे पवन के गालों पर गिरे, एक राजीव की तरफ से और दूसरा प्रशांत का। छी, तुम इंसान के नाम पर कलंक हो पवन। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ था, प्रशांत बोला। अब भूल जाओ अपने विधायक बनने के सपने को और जनता को उल्लू बनाना बंद करो। खुद को पुलिस के हवाले करो और अपना जुर्म कबूल करो। फिर पवन के मुंह और हाथ पैर को बांधकर राजीव और प्रशांत वहां से फरार हो गए। शाम का वक्त था। अंधेरा होने के कगार पर था। सुनसान सड़क पर इक्का दुक्का ही वाहन आता जाता था और इस समय तो वो भी बंद था। गांव होने की वजह से आवागमन शाम को बंद हो ही जाता था। सड़क के दोनों तरफ पेड़ों से सड़क और डरावनी लगती थी। पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। कौवे कांव कांव कर रहे थे। इधर उधर एक दो कुत्ते दिख रहे थे। इसके अलावा कोई नहीं था। सूरज की लालिमा भी अब कालेपन में बदल रही थी। आसमान में बदली दिखाई दे रही थी। शायद बारिश हो सकती है। हल्की सनसनी करती हुई हवा चल रही थी। उसी सड़क पर एक पतली सी लड़की, हरे बैंगनी रंग के कपड़े पहने, सिर पर गुलाबी रंग का दुपट्टा ओढ़े, हिरनी की भांति कभी सड़क के दाएं तो कभी बाएं देखती। उसका दुपट्टा बार बार सिर से सरक रहा था और वो बार बार उसे संभाल रही थी। सहमी सी वो लड़की शायद किसी का इंतजार कर रही थी। पर इस समय
और ऐसी जगह अचानक उसे एक साइकिल वाला आता हुआ दिखाई दिया। एक ही साइकिल पर 2 लड़के थे और मस्ती करते हुए आ रहे थे, गाने गुनगुनाते हुए। उन्हें वो लड़की दिखी और वो वहीं रुक गए। "अजी कहाँ जाना है?" एक ने पूछा। "पास वाले गाँव में।" लड़की ने सपाट से उत्तर दिया। "आप कहो तो आपको छोड़ दूँ? अंधेरा होने वाला है।" "नहीं, नहीं आप जाओ, मुझे कोई लेने आ रहा है।" "तब ठीक है," दूसरा बोला। "आप कहो तो हम तब तक रुक सकते हैं।" "नहीं, नहीं, शुक्रिया, आप दोनों को।" वो सहमी सी लड़की बोली। "अरे इसमें शुक्रिया किस बात की? वैसे यहाँ आपको कुछ नहीं होगा, पर अंधेरा है तो डर लगता होगा। पर आप घबराना मत, पहले जैसा नहीं रहा ये इलाका। अब इधर दुर्गा दीदी का डर है सभी को।" "क्यों रे? मैंने सच कहा ना?" "हाँ, सही बात है। जब से दुर्गा ने अपना तांडव किया है ना, तब से सभी लफंगे सुधर गए हैं। चल अपन चलते हैं। अपना ध्यान रखना लड़की। हम जाते हैं।" और फिर दोनों चले गए। उनके जाते ही एक बाइक वाला आते हुए उस लड़की को दिखाई दिया। उसने हाथ दिखाया और बाइक रुक गई। "क्या आप हमें आगे नहर वाले गाँव तक छोड़ सकते हैं?" "हाँ, हाँ, क्यों नहीं?" बाइक पर सवार उस आदमी ने कहा और लड़की गाड़ी पर बैठ गई। "आप इतनी खूबसूरत हैं, अंधेरे में इधर कैसे?" उस आदमी ने उस लड़की से पूछा। "अगर कोई ऊंच-नीच हो जाती तो?" "आप जैसे भले लोग हैं इस दुनिया में," वो लड़की बोली तो आदमी की छाती चौड़ी हो गई। "इधर कहाँ आ रही थी आप?" "कुछ काम था, आई थी, पर कोई सवारी नहीं मिली तो पैदल ही आ रही थी।" "ठीक है, आपको नहर के पास कहाँ छोड़ूं?" "मैं बता दूंगी आपको, अब चलते रहिए।" आदमी बहुत खुश था। उसे लिफ्ट देकर बहुत अच्छा लग रहा था। "कुछ आप भी बोलिए हमसे," वो गाड़ी को धीरे-धीरे चलाते हुए बोला। "क्या बोलूं? कुछ भी, जो आपका मन करे।" "आपकी शादी हो गई?" "नहीं।" "क्यों?" "कोई मिली नहीं ना आपकी जैसी अच्छी लड़की।" "अच्छा, मैं आपको अच्छी लगने लगी? अब अच्छी हो तो क्या करूं? ठीक है, बस यहाँ जो पुल है ना, वहीं उतार दीजिए।" "ठीक है।" "फिर कब मिलोगे आप?" "पता नहीं।" "आप पुल पर ही उतारना, आगे गांव वाले देखेंगे तो बहुत बुरी बदनामी होगी।" इंस्पेक्टर प्रभु दुबे जज सरबजीत के घर गया। बहुत कुछ पूछने की कोशिश की, पर उसे हाथ कुछ नहीं लगा। सबको पता था कि बद्री को दुर्गा ने मारा है, पर किसी के पास कोई सबूत नहीं था। सभी को पता है कि जज सरबजीत की ऐसी हालत दुर्गा ने ही की है, पर क्या कोई गवाह या कोई साक्षी था? नहीं। नौकर मनोज की लड़की की जिह्वा काटने का किसी के पास कोई सबूत नहीं था और ना तो किसी ने उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आखिर शास्त्री कर क्या रहा था? एक भी गवाह या सबूत नहीं। पर उसे नहीं पता था कि दरोगा शास्त्री के पास दुर्गा की लिखित 3 चिट्ठियां थी, जो चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि अब तक की तीनों साजिश दुर्गा की ही थी। दुर्गा को ढूंढना टेढ़ी खीर बनता जा रहा था। कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है, सब एक प्रश्न था जो चक्रघनी की तरह प्रभु के दिमाग में नाच रहा था। गांव में या शहर में औरतों की बुरी दशा का समाचार आना कम हो गया था। रास्तों पर लड़कियां सुरक्षित महसूस करते हुए स्कूल और कॉलेज में जा रही थी। सब कुछ कितना अच्छा हो गया था ना, सिर्फ कुछ ही दिनों में। पर क्या दुर्गा को ऐसे ही खुले छोड़ देना उचित था? नहीं, उसे पकड़ना तो होगा ही। उसकी राह पर कोई और न जाए, इसलिए पकड़ना तो होगा ही। फाइल के हिसाब से उसकी अगली शिकार है पवन बिहारी। पर पवन बिहारी तक पहुंचना क्या इतना आसान था? आज का होने वाला विधायक का दावेदार उसे पकड़ना और कोई सजा देना क्या आसान था? मैं क्या करूं, क्या करूं? इस उधेड़बुन में प्रभु दुबे था। उसने अपने 4 भेदी खुले छोड़ दिए थे, सिर्फ दुर्गा पर नजर रखने के लिए। चारों अपने अपने तरीके से दुर्गा का अता पता ढूंढ रहे थे। तभी उनमें से एक हाफता हुआ थाने में आया और प्रभु के केबिन में घुस गया। "साहब, एक न्यूज़ है।" "हाँ, बोलो तो, क्या बात है?" इंस्पेक्टर प्रभु दुबे उत्सुकता से बोला। "साहब, दुर्गा अकेली नहीं है, उसके साथ 2 और लड़कियां हैं, जिनका नाम पता शक्ल सब पर्दे में है। 3 लड़के भी हैं सर।" "क्या?" प्रभु चौंका। "इतना बड़ा गिरोह बना लिया है उसने?"
इतने ही कम दिनों में? अच्छा ये बताओ, कौन कौन है वो लड़के और लड़कियां? सर एक तो पवन बिहारी का बहुत खास था, हवलदार बोला। राजीव शुक्ला और बाकी दो का नहीं पता। बढ़िया, इतना काफी होगा क्या? कुछ और पता करो। जी साहब। और वो वहां से चला गया। राजीव शुक्ला। अच्छा है, जल्दी ही मुलाकात होगी तुमसे भी, राजीव शुक्ला। हवलदार गायकोंडे होले से प्रभु पुकारा। जी साहब। ये पवन विहारी से मिलवा दो भाई, जरा हमें भी। जरूर साहब। किस दिन मिलना है बताइए? अरे अभी के अभी, प्रभु कुर्सी पर से उठते हुए बोले। जरा सा भी देर नहीं करना। ठीक है साहब। अब ये बताइए, आप खुद ही चलेंगे या हम उन्हें ही बुलवा लाएं? नहीं नहीं, हम खुद चलेंगे उनके पास। ठीक है साहब, चलिए। और दोनों पुलिस की गाड़ी को पवन के कार्यालय की तरफ मोड़ देते हैं। ऑफिस के बाहर इंस्पेक्टर प्रभु दुबे की पुलिस गाड़ी देखकर पवन थोड़ा चौंक गया। कहीं कल वाली बात तो पता नहीं चल गई है? ये नया वाला दरोगा है भैया जी, एक नौकर बोला। ठीक है, आने दो। इधर एक स्कूल में। चल चल, तू क्या कबड्डी खेलेगी? हम लड़कों का काम है, हमें करने दे। एक लड़का सामने खड़ी अपनी ही क्लास की लड़कियों से बोला। क्यों? इस खेल पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है क्या? मुझे ये सब नहीं पता। बस तुम लोग कबड्डी नहीं खेलोगे। स्कूल के एक क्लास में लड़कों का एक समूह लड़कियों के एक समूह से झगड़ रहा था। नहीं, हम भी खेलेंगे। हमने भी फॉर्म भरा है, नॉमिनेशन दिया है। लड़कियों की भी एक टीम बनेगी। हा हा करके सभी लड़के ठहाका मारकर हंसने लगे। ये कबड्डी खेलेंगी, एक लड़का बोला। जा घर पे, चौका चूल्हा खेल, घर घरौंदा खेल। ये खेल हमारा है, हमें खेलने दो। नहीं, दूसरे स्कूल की लड़कियों की भी टीम है, हम भी अपनी टीम बनाएंगे। मतलब तुम लोग ऐसे नहीं मानोगी। उसमें से जो लड़कों का कप्तान था वो बोला। कुछ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा मतलब? क्या करोगे तुम? एक तेज तर्रार लड़की बोली। हम प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करेंगे। जाओ, कर दो, लड़का चिल्लाया। पर याद रखना, कबड्डी तो हम ही खेलेंगे। तुम भी देख लेना, हम भी खेलेंगे और जीतेंगे भी। और अगर हम तुम्हें खेलने ही ना दें तो? कैसे रोकेगा हम लोगों को, बता जरा, एक दूसरी लड़की बोली। ऐसे उस लड़के ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हुए सामने खड़ी एक मासूम सी लड़की के बदन से उसका दुपट्टा खींचते हुए बोला। इस तरह तुम बाहर हंगामा करो, इससे अच्छा हम यही कर देते हैं। कांप सी गई वो लड़की, सिहर सी गई। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह की हरकत भी हो सकती है। यही कोई 13 या 14 साल की लड़की थी वो। दूसरी लड़कियों ने तुरंत उसे अपने पीछे किया और चिल्ला पड़ी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये कौन सा तरीका है? हिम्मत देखनी है तो पूरी फिल्म दिखाऊं क्या? ये तो एक धमकी है कि तुम्हारी टीम नहीं बनेगी। हम नहीं चाहते कि हमारे स्कूल की लड़कियों को किसी और स्कूल के लड़के कबड्डी में छोटे छोटे कपड़े पहने देखें। तेरी बाप की जागीर हैं क्या हम? एक लड़की चिल्लाई। तूने इसको हाथ कैसे लगाया? फिर बताऊं क्या? लड़के हंस पड़े। तभी एक लड़का बोला। नहीं, ये ठीक नहीं, तुम लोग गलत कर रहे हो। चल भाग यहाँ से, और जाते जाते दरवाज़ा भी बंद कर देना। जब मैं बोलूँ तब खोलना। इन लोगों को तो बताना ही पड़ेगा कि कबड्डी क्या होती है। और उस लड़के ने सामने खड़ी खूंखार लड़की के दुपट्टे को खींचने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, उस लड़की ने अपने घुटने से लड़के के सामने वार किया। ओ माई! चिल्लाया वो लड़का। फिर बाकी के लड़के भी टूट पड़े। वो लड़की पागल हो गई। अरे कमीनियों, देखती क्या हो? मारो इनको, आंखें निकाल लो इनकी। अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते ये। मारो इन्हें, आज मौका है, बन जाओ दुर्गा और नोच खाओ सभी को। फिर क्या था, सभी लड़कियां पागल हो गई। दुर्गा नजर आने लगी सभी की सभी। पहली लड़की तो सच में, उसको रोक पाना मुश्किल था। उसने उस लड़के की आंखों पर वार किया, बहुत बुरी तरह से। बहुत नोचा कसोटा उस लड़के को। बाकी लड़के पिटकर शांत खड़े हो गए और दूसरी लड़कियां अपने टीम के कप्तान को छुड़ाने लगी। रहने दे, मर जाएगा ये। उस लड़के की आंखों से खून निकलने लगे थे। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला गया। सामने इस तरह का मंजर देखकर जिस लड़के ने मना किया था,
उसकी बातों को सुनकर मामला समझ में आ गया। लड़कों को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया और लड़कों के कप्तान के लिए एम्बुलेंस आई। यहाँ कोई पुलिस नहीं आई, सब समझौता हो गया। पूरा स्कूल कांपने लगा उन लड़कियों के नाम से और इन लड़कियों के दिमाग में बस एक ही नाम था, दुर्गा। अब ऐसी बातें शहर या गांव में आम थी। लड़कियों की नसों में दुर्गा के नाम का खून बह रहा था। वो चाहे बाजार हो, शॉपिंग मॉल हो, फिल्म थिएटर हो, चलती सड़क हो या फिर स्कूल कॉलेज, हर जगह लड़कियों का एक अलग ही दबदबा था। बिंदास होकर चलती थी। लड़के किसी भी लड़की को तंग करने से पहले 10 बार सोचते थे और जब सोचते थे तो क्या मजाल किसी ने जरा सा भी तंज किया हो किसी लड़की को। माता पिता को भी भरोसा हो गया था कि अब शायद सुधार हो गया है, हमारी लड़कियां अब सुरक्षित हैं। इधर एक घना बगीचा था। आम, जामुन, शीशम, बरगद और कटहल के पेड़ों से घन घोर लदा हुआ बगीचा और बगीचे में एक झोपड़ा। बगीचा शायद किसी बड़े किसान का था जो फलों का व्यापार करता था। पर अभी सीजन जामुन और कटहल का था। आम तो इक्के दुक्के ही कहीं दिख रहे थे। वहां पर एक रखवाली करने वाला आदमी रहता था। झोपड़ी में एक चारपाई, एक चौकी, एक पानी का मटका और गिलास था। इसके अलावा वहां एक मोटा सा लठ और एक भाला था जो शायद जंगली जानवरों को डराने के लिए या फिर सांप वगैरह के लिए था। चारपाई में ममता के जीजाजी को बांधा गया था जो अभी बेहोश था और चौकी पर दुर्गा आराम की मुद्रा में बैठी बैठी जामुन खा रही थी। छोटी सी उम्र में दीदी बना दिया तुम लोगों ने, सामने खड़े पिंकी और राशि को बोली। ये जामुन बड़े अच्छे हैं, जरा और तोड़वाओ। ठीक है दीदी, पिंकी बोली। अरे ओ काका, पिंकी चिल्लाई। जी बिटिया, हाथों में एक बड़ा सा बांस का डंडा लिए काका बोले। थोड़ा मीठा वाला जामुन और लाओ ना, दीदी को बहुत पसंद आए हैं। ठीक है बिटिया। पिंकी, एक बात बता, दुर्गा बोली। ये मास्टर इतनी आसानी से तुझे गाड़ी पर बिठा लिया, ऐसा क्या किया तुमने? हाँ हाँ करके पिंकी हंसी। दीदी, मैं तो बड़े बड़ों को सीधा कर दूं, फिर ये तो एक मामूली मास्टर है। ना ना, दुर्गा बोली, इसे मामूली मत समझना। इसने अपनी पत्नी की हत्या की है, ये मामूली नहीं। अच्छा अब अपना अपना मुंह बांधो और इसके मुंह पर भी पानी डालकर जगाओ इसे। बहुत हो गया सोना। ठीक है दीदी। सभी ने अपना मुंह ढक लिया और ममता के जीजाजी पर एक गिलास पानी फेंका गया। चौंक कर जाग गया मास्टर। कहाँ हूं मैं? ससुराल में है तू, दुर्गा घुर्राई। खातिर करें हम तेरी? कुछ चाहिए तुम्हें? दोस्तों कहानी को भी यही रोकते हैं। कहानी के नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं कि आखिर दुर्गा ममता के जीजाजी को क्या सजा देगी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।